हेलो दोस्तों, एसएमबी कनेक्ट द राइस के स्पॉटलाइट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं सृजन नारायण हूं। हमारी स्पॉटलाइट सीरीज में बिजनेस जगत के दिग्गज अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज हम जेएसआर शिपिंग के आशीष गुप्ता जी को अपने साथ पाकर बहुत एक्साइटेड हैं। वो अपनी यात्रा हमारे साथ शेयर करने के लिए जुड़े हैं। नमस्कार आशीष गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। आशीष जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। सर ये बहुत एक इंटरेस्ट क्वेश्चन है ऑलवेज फॉर मेरे लिए। और ये हमेशा ही एक इंटरेस्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मुझे बेसिकली पूछेंगे कि ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, तो सर मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी की शुरुआत जब मैं क्लास 10th में था तब हुई। राइट। ये ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 10th में जब कोई व्यक्ति होता है तो ना उसको लॉजिस्टिक्स के बारे में पता होता है, ना एक्सपोर्ट के बारे में, ना इंपोर्ट के बारे में, ना फेमा के बारे में, ना फॉरेक्स के बारे में, ना शिपिंग के बारे में। लेकिन उसको एक जीवन में 10th स्टैंडर्ड में, चूंकि आपका एक लेवल ऑफ दी एजुकेशन होता है, आप वहां से अपना कैरियर पाथ चूज करते हैं कि वेयर वुड वी यू एंड व्हाट यू कैन डू। थोड़ा सा अगर आप कोई भी व्यक्ति अपना सेल्फ एनालिसिस करेगा तो उसको समझ में आएगा कि व्हाट इज मेड फॉर दैट। तो ऐसे ही जैसे आपने बताया कि कंपनी की शुरुआत की, छोटी सी लाइन में आपको बताऊंगा कि मैं जब क्लास 10th में था तो एक बार ऐसे ही क्लास टीचर ने, चूंकि हम बैक बेंचर्स थे, आप जैसे कि आपको पता है, तो ऐसे ही क्लास टीचर में एक बार उन्होंने बोला कि व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ, यू आर मेकिंग नॉनसेंस इन द कंपनी, इन द क्लास। बहुत ऊधम मचाते हो आप, क्लास में डिस्टर्ब करते हो, क्या करोगे आप आशीष लाइफ में। तो मैंने एक सिंपल सा आंसर दिया था मैडम को कि मैडम, मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या करूंगा आगे लाइफ में। हो सकता है कि मैं एक जनरल स्टोर का शॉप ओपन करूं, हो सकता है कि मैं एक डेयरी ओपन कर लूं, या कुछ भी छोटा मोटा काम करूं, लेकिन मैं जो भी करूंगा मैडम लाइफ में, मैं उसको JSR के नाम से एस्टेब्लिश करूंगा। कुछ भी नाम जो रहेगा वो फर्स्ट स्टेज नाम JSR रहेगा, यानी कि जय श्री राम। अरे ये वाह। नाम, ये नाम रहेगा। मतलब वो 2 मिनट का एक पल था, वो हो गया, लेकिन वो बात मेरे जहन में मुझे बहुत अंदर कर गई। उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स सारी चीजें करी, तो आई आई डिड माई मास्टर। मैंने मास्टर डिग्री की है फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड फॉरेन ट्रेड। उसके बाद मैंने कई MNCs कंपनी में काम किया है। उसके बाद 2013 में, 2012 में ये कंपनी की मैंने शुरुआत की। इस कंपनी को शुरुआत करने का सबसे पहला ड्रीम था, वो क्लास 10th की बात याद रखना कि कुछ करना है, पहली चीज। दूसरा चीज, ऐसा कुछ नया करना कि लोग क्यों MNC कंपनी की तरफ जाते हैं, कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर MNC कंपनी। MNC कंपनी, आपको पता है कि MNC कंपनी का सभी लोगों के प्रति एक अलग रुझान रहता है। जब आप मास्टर करते हो, एजुकेशन करते हो, जब आप जॉब में जा रहे हो, प्रोफेशन जा रहे हो, तो MNC कंपनी की तरफ लोग ज्यादा लोग करते हैं। उसके कोई रीजंस होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जाए जो कि MNC हो, बट इंडिया के लिए नहीं, फॉरेन के लोगों के लिए। इंडिया के लिए वो इंडियन कंपनी रहे। तो राइट। ये सोच के मैंने सर ये कंपनी बनाई, JSR शिपिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका एक लोगो डिजाइन किया, JSR ग्रुप। उस अगर लोगो डिजाइन में अभी टी शर्ट भी पहना हूँ, क्योंकि कंपनी में आज फ्राइडे और सैटरडे कंपनी में एवरीवन इज बियरिंग अ टी शर्ट विद द कंपनी नेम। अगर आप जे देखेंगे इस लोगो के डिजाइन में, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जे के ऊपर टी टीका लगा हुआ है। जैसे जे के ऊपर अपन एक टिक लगाते हैं, वो टीका लगा है, लेकिन यहाँ पर अपना जो हनुमान जी है हमारे, जय श्री राम की बात करेंगे तो उनका जो गदा होता है, उस गदा के ऊपर जो टॉप होती है, वो जे के ऊपर लगा है यहाँ पर उस लोगो। तो सर इस तरीके से लोगों का डिजाइन किया है। तो ये कंपनी सर शिपिंग लॉजिस्टिक्स का काम करती है। हम लोग इस स्टेज पर काम कर रहे हैं कि हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आगे लेके जाना है।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे। एक्सपोर्ट ज्यादा इंडिया का सपना होता है, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बहुत फोकस करती है, हमारे मोदी जी भी उसके ऊपर फोकस करते हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें ताकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व आए। तो सबसे पहले हमारी कंपनी का थीम है कि हम एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करें उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एक्सपोर्ट करने में। वो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, सबके साथ आते हैं, स्टेज होती है हर एक्सपोर्ट करने की। तो वो हम कोशिश करते हैं कि उस चीज को हम मिनिमाइज करें, फैसिलिटेट करें ट्रेड को, और व्यक्ति को जो एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के टाइम में जो डिफिकल्टीज आ रही है उनको हम उसका समाधान प्राप्त करें। तो ये सोच से सर ये कंपनी चालू की। उसमें उन चीजों का बहुत ध्यान रखा गया जहां पर बाकी कंपनीज ध्यान नहीं दे पाती है। क्योंकि हर कंपनी है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ब्लैकबेरी हो, चाहे वो नोकिया हो, सैमसंग हो, कोई सी भी कंपनी हो सर, हर कंपनी का एक अलग डिजाइन सिस्टम और पॉलिसीज है। हर कंपनी का एक अलग सिस्टम और फंडा है वर्किंग का। तो हर व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं कि नो कंपनी इज परफेक्ट फॉर ऑल कस्टमर्स। सभी का टारगेट सेगमेंट मार्केट होता है, सेगमेंट टारगेट कस्टमर्स होते हैं, टारगेट ऑडियंस होता है। तो जहां जहां पर जिन चीजों ने उन चीजों को कवर नहीं किया है, यहाँ पर हम वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं, कस्टमर के एंगल पे, वेंडर के एंगल पे, और सर स्टाफ के एंगल पे, एम्प्लॉय के एंगल पे, और जो इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं उन सबका, स्पेशली सारे प्रोटोकॉल्स का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार से इस कंपनी की रचना की गई। आज ऑलमोस्ट 10 इयर्स, इस कंपनी को 10 इयर्स हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। और 2 लोगों से हमने कंपनी चालू की थी। आज कंपनी में ऑलमोस्ट 32 to 35 लोग हैं। और चूंकि 2 साल कोरोना के निकले तो वहां पर कंपनी का जो ग्रोथ था वो थोड़ा सा स्लाइडली डाउन हुआ। अगर कोरोना नहीं आता तो हम 50 की स्ट्रेंथ पे आज पहुंच सकते थे, पर आगे 1 साल में हम मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। नेवर बी टू लेट, ये हम हमेशा सोचते हैं। तो उस विजन के हिसाब से सर हम काम कर रहे हैं। और कंपनी का एक थीम है, एक लोगो मैंने आपको बताया, और उसका एक टैगलाइन, जैसे LIC का है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसा ही कंपनी का एक टैगलाइन है। और उस टैगलाइन पर सर हम काम करते हैं। शिपिंग, लॉजिस्टिक्स में सभी का टैगलाइन सर्विस रिलेटेड होता है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी का होता है। तो हमारी कंपनी का सर टैगलाइन है, वी प्रॉमिस, वी प्रॉम्प्ट। राइट। मतलब हम वादा करते हैं कि हम आपका काम सबसे पहले करके देंगे। ये हमारा कंपनी का पंच लाइन, टैगलाइन, इसको आप बोल सकते हैं सर। ये है तो सर, आप जब 2013 की बात कर रहे हैं, 2 लोगों से शुरुआत की, उस जी समय आपकी इक्विटी कितनी थी? सर। उस समय अगर हम बात करेंगे तो हमने कंपनी को सर 1 लाख रुपए से शुरू किया था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। शुरुआत में जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चालू करने के लिए, एक बहुत बेसिक से कंपनी को चालू चालू किया था सर, 1 लाख रुपए से। उसके बाद में 2015, जब हमारा ऑलमोस्ट 2.5, वैसे 3 साल बोलेंगे, 2.5 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो हमको लोन की जरूरत पड़ी सर, जो कि हर बिजनेसमैन को चाहिए होता है। और उस समय मैं बोलूंगा, उस समय में और सर आज के समय में बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ MSME को लोन के लिए। तब थोड़ा डिफिकल्टीज होता था सर लोन को लेने में, लेकिन आज एक अलग है सर, वो विजन अलग है, बैंकों का देखने का तरीका अलग है, बैंकों का ग्रोथ का तरीका अलग है, और लोन फैसिलिटेट करने का भी तरीका अलग है। तो आज शायद ज्यादा अच्छा फैसिलिटीज होता है अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है। तो 2015 में हमको जरूरत पड़ी तो हमने सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको अप्रोच किया। और वहां अप्रोच करने में पाया कि कुछ चीजें हैं जो हमको चेंजेस करनी पड़ेगी। तो हमने कंपनी का सर उस समय 20 लाख रुपए का इक्विटी किया कंपनी का, क्योंकि कंपनी में उतना उतना प्रॉफिट्स, कंपनी में उतना ग्रोथ, टर्नओवर्स भी हो चुका था। तो उस तब हमने सर 20 लाख का कंपनी में इक्विटी शेयर डेवलप किया सर। तो ये जो शुरुआत के दिनों की बात आप बता रहे हैं, तो जी आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बैंकों से तो आपको मदद मिल गई, जी लेकिन शुरुआत में आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत आई या ऐसा कोई लम्हा आया जिस समय आपको लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा, या फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं अब तो कर पाएंगे? इस तरह की जो फीलिंग आती है जी किसी भी जी बिजनेस की शुरुआत में, जी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, मैं
आपको ये बोलूंगा कि इंडिया में अभी भी हम बात करेंगे तो एक चीज का अभाव है एमएसएमई को लेकर। और जो नए स्टार्टअप हैं, लोन आज की तारीख में बहुत एग्रेसिवली डिसबर्समेंट हो रहे हैं, लोन आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन हाउ टू रन ए बिजनेस फ्रॉम स्टार्टिंग, व्हाट शुड बी दी फंडामेंटल, एक पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, कंपनी का एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप किस विजन के साथ काम करना चाहते हैं, इस तरीके से सर बहुत कम ही कंपनियां हैं इंडिया में जो स्टार्टअप के ऊपर काम करती है। लोन देने के लिए सब सब लोग रेडी हैं, लोन लोगों को आप दे रहे हैं, आप मॉर्गेज कर सकते हैं आपको, लेकिन काम आपको कैसे करना है और उस काम को करने के लिए क्या स्ट्रक्चर आपको बनाना है कंपनी में, वो सर एक हर व्यक्ति का प्रॉब्लम होती है। और हमने जब स्टार्ट किया था तो हमको ये प्रॉब्लम आया कि डिपार्टमेंटों को किस तरीके से सेग्रीगेट किए, क्या मॉडल पे काम करें इन टर्म्स ऑफ आईटी। सर आईटी लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है, जब आप कंपनी एक स्टार्ट करते हैं उसके 4 5 6 साल बाद आपको समझ में आता है कि वेयर यू आर लैकिंग नाउ, अगर वो चीज उसको पहले दिन से मिल जाए तो सर उसका लिंकिंग फर्स्ट डे से रहेगा उस कंपनी का, और उसकी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक प्रोफेशनल के हिसाब से बहुत ज्यादा रहेगी। तो आईटी का सर एक बड़ा रोल है जहां पर इतना अभी भी मैं आपको कहूंगा कि अभी तो बहुत ज्यादा आईटी इंडिया में डेवलप हो गया है, बहुत सारे हम एएल पे भी पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आईटी का लोगों को अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर एमएसएमई को इन्फॉर्मेशन मिले कि आज आप जो कर रहे हो इस तरीके से उसको कीजिए, उस आईटी में उसको डेवलप कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करना, डिपार्टमेंट को आपस में लिंक करना, रिपोर्टिंग्स लोगों की लेना, क्योंकि नया स्टार्टअप होता है, रिपोर्टिंग लेना बहुत इजी नहीं होता है क्योंकि रिपोर्टिंग काम खुद करती है जाता है। तो उस फेज में रिपोर्टिंग हेड्स, आईटीज की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, वो एक प्रॉब्लम रहती है। और डिपार्टमेंट, किस किस डिपार्टमेंट से आपको काम करना है व्हेन यू स्टार्ट ए कंपनी, जैसे कि इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, और भी सारे डिपार्टमेंट हैं, ईएसआईसी डिपार्टमेंट्स हैं, पीएफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट में किस तरीके से आपको काम करना है, ये सबका सर थोड़ा सा अभाव रहता है स्टार्टिंग करने में, और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी पता नहीं है, कभी गए नहीं है। इट इज लाइक द सेम व्हेन यू, जब आप पहली बार स्कूल जाते हैं या पहली बार कॉलेज जाते हैं, तो वहां कैसे सीनियर से बात करनी है, कैसे क्लास टीचर से बात करनी है, कैसे उनको अटेंड करना है, सेम जब आप प्रोफेशनल लाइन में आते हैं तब आपको पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में आपको इस तरीके के प्रोटोकॉल से काम करना है या आपको प्रोसीजर करना है। तो ये सर थोड़ी दिक्कतें आती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो वर्क स्टार्ट करता है, तो हमको भी ये दिक्कतों का सामने आया, लेकिन उन सब का एक ही सॉल्यूशन है, या तो अगर आपने कहीं अच्छी कोचिंग ली है और आपको मार्गदर्शन मिला है तो आप परफेक्ट हो सकते हो। लेकिन और या फिर दूसरा सर, जो हमारे रतन टाटा जी कहते हैं, एक्सपीरियंस मेक पीपल परफेक्ट, एंड उसका एक ही सॉल्यूशन है, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, बस। बाकी तो फिर आपको सर धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर आ जाएगी, आपको विजन मिल जाएगा। लेकिन ये विजन आपको आने में 4 से 5 साल लगेंगे, अगर ये विजन आपको पहले मिल जाएगा तो मैं डैम श्योर मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रोथ और परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा दिखेगा। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि शुरुआत में जब आपने जेएसआर शिपिंग की बात सोची, जी। उस समय आपके दिमाग में क्या आ रहा था? आपने कैसे सोचा कि आपको ये इसी लाइन में काम करना है, इसी इंडस्ट्री में काम करना इंडस्ट्री में बात करें कि आई डिड माई मास्टर, मैंने मास्टर डिग्री की फॉरेन ट्रेड में और इंटरनेशनल बिजनेस में, और पहले जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा वो शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का ही रहा। तो चूंकि कुछ इयर्स का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, तो उसी का आइडिया था, तो काम उसी में करना था। और जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है तो हम यूएस, यूके, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सिंगापुर ऐसी सब बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट पैदा करता है कि ये एक एक फॉरेन का कल्चर है, हाउ वी कैन गो अहेड, और कैसे करना है, मतलब सिंगापुर डॉलर में काम करना है, हर व्यक्ति डॉलर में कमाना चाहता है। लेकिन आज हम, जब हम फॉरेन ट्रेड में हम बात करते हैं तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि लोग सिर्फ डॉलर तक ही सीमित हैं, आप यूरो में कमाइए और सबसे अच्छा आप दिनार में कमाइए। लेकिन है? वहां लोग सोच नहीं पाते हैं, दिनार की वैल्यू 4 गुना है सर, डॉलर से बात करें तो 3 टाइम्स है। जी क्योंकि बिल्कुल। लिक्विडिटी लिक्विडिटी इतनी नहीं है इसलिए लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप
आज मुझे कोई पूछे कि मैं आपको $1000 दे रहा हूँ और 500 दिनार दे रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आप मुझे 400 दिनार दे दीजिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जब आप फॉरेन में काम करते हैं, जब इंटरनेशनल बिजनेस में आप जुड़ते हैं, तो आपको चीजों का अनुभव पता रहता है। तो चूंकि मेरा एक्सपीरियंस वो रहा था, कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा था, और शिपिंग लॉजिस्टिक्स में काम किया था, और जब मैं कंपनियों में काम करता था, तो मुझे पता लगता था कि कहाँ कहाँ लैकिंग हो रहा है, कस्टमर का कस्टमाइज किस तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि हर कंपनी का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हर कंपनी का एक प्रोटोकॉल रहता है, कंपनी उसी हिसाब से काम करती है। उनको नया कस्टमर का एवरीडे का सर, अगर आप बात करें तो नेगोशिएशन पावर की बात करें, परचेजिंग पावर की बात करें, उसको सर्विस एरियाज की बात करें, चेंज होता है एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे। नोकिया की हम बात करेंगे, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, सबको पता है। हम पार्ले जी बिस्कुट की बात करेंगे तो वो कब से लेकर आज चल रहे हैं। तो बजाज की बात करेंगे तो चीजों में चेंजेस कर रहे हैं, तो आप मार्केट में सर्वाइव हो रहे हैं, तो कस्टमर को कस्टमाइज तरीके से कंपनी को एडॉप्शन टाइम टू टाइम करना चाहिए। लेकिन पूरा एकदम पोर्टफोलियो चेंज करना किसी भी कंपनी में, इवन आज मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मेरे लिए भी पूरी पॉलिसी फिर से फ्रेमवर्क करना, चेंज करना पॉसिबल नहीं रहता। उसी तरीके से किसी भी कंपनी की पॉलिसी किसी को भी चेंज करना पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने ये सोचा कि किसी भी कंपनी की पॉलिसी चेंज करना, उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें सुधार करना, उससे अच्छा क्यों ना एक नया ही कंपनी बनाया जाए, एक नया ही फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक नई पोर्टफोलियो बनाया जाए, एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर आज का ट्रेंड और आगे के 2 से 3 सालों का ट्रेंड डेवलप किया जाए, और उस ट्रेंड में एवरी 3 इयर्स में रिव्यू किया जाए, नेक्स्ट 3 इयर्स में और करंट सिनेरियो में ऐसी एक फ्रेमवर्क पॉलिसी बनाई जाए। तो सर वो हमने पॉलिसी बना के उसी तरीके से हमने काम किया। और अगर हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट 3 इयर्स की, तो किसी भी कंपनी के लिए सर ब्रेक इवन पॉइंट पे आना इंपॉर्टेंट होता है, कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आप आ जाओ, आप एक स्टेब्लिश आ जाओ, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से सफल करके आते हैं और बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लगता है। सर अगर अब मैं मेरे जेएसआर की बात करूं फर्स्ट 3 इयर्स में, तो हमने मोर देन 100% का ग्रोथ प्राप्त किया था, 125% से हमने ग्रोथ प्राप्त किया था सर। क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो ऑलरेडी डेवलप था, हमने सोचा था कि हमें क्या क्या करना है, और हमारे जितने भी सपोर्टर थे, जो हैं आज भी, जो कस्टमर थे, जो हैं आज भी और आगे भी रहेंगे, उन सबका फुल सपोर्ट था सर। तो कंपनी ने एक 125% का ग्रोथ अचीवमेंट किया था सर। राइट। तो सर आप ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं, शुरुआत में 125% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी तक का आपका जो इस कंपनी में सफर रहा है, उसमें आपके हाईएस्ट पॉइंट क्या रहे हैं? हाईएस्ट पॉइंट मतलब किस उसमें मतलब आपसे पूछ रहे हैं? बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी इस कंपनी को इतने साल हो गए, 10 से ज्यादा साल हो गए, जी। इस 10 सालों में आपको क्या लगता है कि दीज वर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ मेरी कंपनी का, ये हाईएस्ट पीक्स था, या उस तरीके से, मतलब कोई एक टारगेट जो आपने अचीव कर दिया? राइट राइट। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट। तो सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और ये चीज हमेशा, नॉट फॉर दिस इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में सर, हर काम में ये चीज एप्लीकेबल होती है। जहां पर भी जब थ्रेड्स की बात आती है, डाउनफॉल की बात आती है, कुछ ना कुछ बिग चेंजेस की बात आती है, सर वहां पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज छुपी रहती है। तो मैं, अगर आप जो पूछ रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ अभी 10 इयर्स में, अगर आप सबसे ज्यादा अगर मुझे बोलेंगे कि व्हाट इज द ग्रेट पीक ईयर फॉर मी, तो सर मैं बोलूंगा ड्यूरिंग कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों का इसमें बहुत अलग मत है कि कोरोना में तो बिजनेस ठप हो गया, कैश बंद हो गया, नोटबंदी आ गई, कोरोना ने मार्केट कर दिया, इंडस्ट्री कर दिया। सर मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं उन बातों से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि हम लोग इसेंशियल सर्विस में आते हैं। हम मेडिकल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोवाइड करते हैं, हम डेली जरूरत की चीजों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट और शिपिंग लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसेंशियल प्रोडक्ट में हम लोग आते हैं, लेकिन उस इसेंशियल प्रोडक्ट में भी अगर 100 कंपनियां हैं, तो सर कोरोना के डर से 50 कंपनियों तो काम नहीं किया, किया लिमिटेड किया, न्यू डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। सर वहां पर हमको अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पर हमको
बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, हमने वहां पर बिंदास काम किया, अच्छा काम किया। और वहां पर सर हमने जो हमारा 7 8 years का ग्रोथ था, उसका कंबाइन हमने 2 साल में किया, 2021 और 2022। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर, अभी सारी चीजें नॉर्मल हो गई है, तो हम लोग बिग बिग बाजार जाते हैं, डीमार्ट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को जाते हैं। हमारे घर के पास में जो करियाना की दुकान होती है ना सर, वहां हम नहीं जाते, आज नहीं जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि घूमना हो जाएगा शॉपिंग मॉल में, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम हो जाएगा, कुछ नया दिख जाएगा और टाइम एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हम बाजू की दुकान में जो करियाना की छोटी सी दुकान है सर, वहां नहीं जाते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में वही दुकान पे हम लोग जाते थे, लाइन में लग के सामान लेते थे। ये सारी बड़ी कंपनियां के लोग स्टोर्स मार्केट में नहीं थे, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, वो लोग ओपन नहीं कर सकते हैं, उनका भी एक अपना एक सिस्टम है, एक पॉलिसीज है। तो सर उनके लिए अगर आप बोलेंगे तो उस समय अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी। आज उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज उनके शॉप पे इतने कस्टमर नहीं है जो लाइन लगा के सर परचेज कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में थे, और उसमें भी 10 शॉप थी तो 10 शॉप नहीं ओपन होती थी, सिर्फ 2 ही शॉप ओपन होती थी। जो लोग अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे उस बात को, तो सर उन्होंने, वही है सर जिन्हें अपॉर्चुनिटी लिया, रिस्क को लिया और उन्होंने गेन किया। तो ऐसा ही सर हमने किया था। तो कोरोना के टाइम में सर बाद में बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग, कस्टम हाउस के रिगार्डिंग। ठीक है, कंसल्टेंसी लोगों को नहीं मिल रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जूम्स मीटिंग बहुत डेवलप हो गए थे, लोग फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे और लिमिटेड ऑफ काम वर्किंग कर रहे थे। तो वहां पर सर हमने फुल काम किया। और वहां काम करने में हमको पता चला कि न्यू कस्टमर्स का जो एनरोलमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। क्योंकि जब आपको कहीं से सर्विस नहीं मिलेगी तो जो सर्विस दे रहा है वहां पर आप हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डेवलप की, तो उस समय सर बहुत अच्छा एक फेस रहा कंपनी का। और वो फेस आज हम आगे के लिए लेके जा रहे हैं, और उस मॉड्यूल पे अब हम काम कर रहे हैं कि हम 2025 में कस्टमर के लिए पैन इंडिया लेवल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म और लेके आ रहे हैं जो कि हमारा कंपनी का पहले से है। आज वर्क फ्रॉम होम के बाद सर अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी आईटी कंपनीज में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया। कोरोना में चूंकि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम दिया था, कंपनीज ने कोरोना में लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया था, तो वो वर्क फ्रॉम होम आज लोगों ने पैरामीटर बना दिया है, रेगुलेटरी बना लिया है। क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, दोनों के लिए अच्छा है सर, बेनिफिट्स हैं, सो वो चूज कर सकते हैं। तो अभी हम सर एक इस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, पैन इंडिया वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए सर हम काम कर रहे हैं। कि चूंकि इंडिया कस्टम्स एक नेशन है जहां पर शादी के बाद हर कोई गर्ल्स वुमेन्स का एक मन होता है काम करने का, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, और उतना डेडिकेटली काम नहीं कर पाते हैं, फुल 6 आवर्स 8 आवर्स काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेट होते हैं, एजुकेशन किया होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए सर हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि एवरीवेयर इन इंडिया, हर सिटी में, हर स्टेट में, हर छोटे से विलेज में अगर जो व्यक्ति भी काम करना चाहता है, स्पेशली ओनली फॉर वुमेन, वो वर्क फ्रॉम होम फॉर एंटायर लिमिटेड आवर्स एज पर देयर कन्वीनियंस। क्योंकि उन लोगों को शुरू के कुछ नेसरी रहते हैं, पोस्ट लंच के बाद उनके कुछ नेसरी रहते हैं, लेकिन 3 से 4 आवर्स की बात करें तो हर कोई उसमें आवर्स दे सकता है। तो वहां पर सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया में पैन इंडिया बेसिस पे वुमेन्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहां पर जिसको भी काम करना है वो काम कर सकें, अपने घर से कर सकें, और वो जो करना चाहते हैं एक प्रोफेशनल लाइफ की टूवर्ड्स, वो करें। तो उस पर सर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने उस पर काम करना चालू कर दिया है, 2 से 3 लोगों को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दिया है, और कुछ लोग और ऑनबोर्ड भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो वो 2025 में कंपनी की एक बड़ी पॉलिसी सर हम निकालने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर या विमेन एम्प्लॉय, अगर कोई किसी विलेज में है जी। अ, और वो एजुकेटेड है, मान लिया ग्रेजुएट है, जी। और उसके पास 5 6 घंटे हैं जहां जो वो समय निकाल सकती है अपने काम जी। करने के लिए, तो यस यस। उसको आप किस तरीके से एम्प्लॉय करेंगे? सर सबसे पहले उसको 3 फेस ऑफ राउंड राउंड जो है वो कंपनी में करना पड़ेगा सबसे पहले। उसको कहीं पे भी आना नहीं है,
कहीं पे भी उसको आना नहीं है, क्योंकि उसको तो जॉब दे जा रही है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं दे जा रही है, तो जो भी इंटरव्यूज होंगे वो वर्क फ्रॉम होम ही होंगे। ओके। पहली चीज, तो उनको 3 राउंड देने हैं। पहले राउंड में सर उनको ये पता हम करेंगे कि व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या काम करना चाहते हैं। सर काम करना और मन से काम करना, दोनों चीजों में डिफरेंस है। मैं हमेशा उस चीज को बिलीव करता हूँ, और मैं हमेशा मेरे कंपनी में जितने भी लोग हैं, हर इंटरव्यू में एक ही चीज मैं बोलता हूँ कि आप लाइफ में वर्क वो चूज कीजिए जिसको आप काम नहीं प्यार करते हो। जब आप वो काम चूज कर लेंगे जिसमें आपको मजा आता है, आपको इंटरेस्ट आता है, तो आपको पूरी लाइफ टाइम यही लगेगा कि आपने काम किया ही नहीं, और आप उस काम को 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा अच्छा करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बिल्कुल तो सहमत हूँ। चूज योर लव, चूज योर वर्क इन योर लाइफ विच इज मोस्ट लव, जो तो आप पसंद करते हैं उस काम को आप कीजिए। तो उसी लिए सर हमने पहला कंपनी का पॉलिसी डाला है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक हम करते हैं उसमें। उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि आपको क्या काम की इच्छा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या स्किल है। क्या स्किल है मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर सर पहले फुटबॉल खेलते थे, उनका मेन इंटरेस्ट जो था वो फुटबॉल था, उन्होंने क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो उनके कोच थे, उन्होंने उसके अंदर वो स्किल देखी और उनको बोला कि आप फुटबॉल नहीं, आप क्रिकेट खेलिए, आप इसमें बेस्ट है। जब उनको बताया, उनको समझ में आया, अपने कंफर्ट जोन से जो बाहर आए, तब उन्होंने कुछ ईयर्स निकाले, तब सचिन तेंदुलकर को पता चला कि सर ही मेड फॉर क्रिकेट, और आज सर वो गॉड ऑफ द क्रिकेट बोलते हैं उनको। तो लता मंगेशकर जी को अगर बोलते कि क्रिकेट खेलो, तो वो नहीं सर इतना अच्छा कर पाते जितना अच्छा वो गाना गा पाते हैं। तो आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है। उस स्किल को हम 100% जान सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन वी आर ट्राइंग फॉर रिकॉग्नाइज दिस। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज में हम समझ पाए कि ये क्या अच्छा कर सकते हैं, इनका क्या बेस्ट स्किल है, और उसको अकॉर्डिंगली हम काम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, 3 फेस में हम इंटरव्यू लेते हैं, तो उस 3 फेस में हम ये जान लेते हैं कि ये कंप्यूटर वर्क के लिए अच्छे हैं, कॉलिंग वर्क के लिए अच्छे हैं, मेल्स के लिए अच्छे हैं, डिजाइनिंग के लिए अच्छे हैं, या फिर वो पॉलिसी मेकिंग के लिए अच्छे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए सर हम उनको काम अलॉट करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये हमारा कंपनी का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उनको हम ऑफर देते हैं। चूज करना, चूज नहीं करना, वो डिसीजन पावर सर उनकी। तो बेसिकली आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, उसके अलावा जी 2 राउंड ऑफ और इंटरव्यू होते हैं, जी उसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं और जी। उनको वर्क फ्रॉम होम देते हैं, यस। राइट? तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है। हाँ सर, और मेरा इसमें सर टारगेट है 100 वुमेन्स। ये मेरा पर्सनल टारगेट है। अब वो मैं 2 साल में 3 साल में कब करूंगा, पैन ओवर इंडिया। मतलब अगर हम भारत के नक्शे की बात करें, तो उस भारत के नक्शे में हर सिटी, हर विलेज, हर स्टेट में कम से कम, आज 27 स्टेट की हम बात करें, तो सर 4 से 5 लोग चाहिए एवरी जगह। तो वो वहां पर एक विजन दिखेगा। तो और ये वुमेन्स के लिए सर, वो वुमेन्स को ये लगेगा नहीं कि वो सिर्फ घरेलू काम कर रहे हैं यहाँ पर सर। सर कंपनी का या हमारा प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर लोगों को जॉब नहीं देना है, और कुछ लोगों को जॉब चाहिए भी नहीं। वो लोगों को बिजी रहना है अपने लिए, अपनी नॉलेज को एम्पावर करना है। डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आप बिजी रहते हैं, काम करते हैं, तो सर आपका पर्सनल ग्रोथ भी बहुत होता है। सर कई बार लोग जिम बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते, हेल्थी रहने के लिए जाते हैं। तो वो एक प्रोस्पेक्टिव है। और डेफिनेटली जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, समय देते हैं, तो डेफिनेटली आपको आवक तो होगी होगी, आपको इनकम तो होगी जनरेट। तो वो तो एक सपना है ही हर किसी का कि उनके जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो निकले। लेकिन वो, और क्या पता सर, कोई व्यक्ति ऐसा कुछ अच्छा कर दे कि उसको वो सब काम से अलावा पूरा हम उसको डिवोटी बना दे इस काम के लिए। तो टैलेंट कब किसका कहाँ निखर के आ जाए, सर इस बात का पुष्टि तो तभी कर सकते हैं जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल पे लोगों से काम करवाएंगे। राइट। तो सर, हमें बताया कि आपके करीब 35 एम्प्लॉइज हैं, राइट? तो उनको कुशल बनाने के लिए भी आपकी कोई पहल रहती है? हाँ सर, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका हमारा पहले ट्रेनिंग पीरियड रहता है 6 मंथ। हम उसको पूरा प्रोफेशनल पीरियड में ट्रेनिंग देते हैं। उसको ये नहीं बताते हैं कि आपने किस डिपार्टमेंट में किया है, आपने कंपनी में जॉब मिल गया है।
क्योंकि वो फ्रेशर है। तो अगर एक्सपीरियंस है तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते हैं तो उनको सेम डिपार्टमेंट में दिया जाता है। लेकिन हमने उसमें भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें भी सर एक चीज डिजाइन की है कि हर 3 साल बाद उनका हम रिव्यू कर रहे हैं, उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और वो खुद इंटरेस्ट से दूसरे डिपार्टमेंट में सफल हो रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस के केस में ये है, फिर उनको खुद एक टीम लीडर बनाकर मैनेजर बनाकर हेड बनाकर उनसे हम काम करवा रहे हैं, और वो बहुत अच्छा कंपनी में वर्क कर रहे हैं। और फ्रेशर के लिए हम 6 मंथ का एक ट्रायल पीरियड उनको देते हैं, उनसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कराते हैं। 6 मंथ के बाद उनका एक रिव्यू मीटिंग्स करते हैं कि आपने कितने डिपार्टमेंट में काम किया, आपका क्या रिपोर्टिंग रहा, आपने किस किस डिपार्टमेंट में कितना परसेंटेज मंथली अचीव किया, और अब आप बताइए कि आपका क्या इंटरेस्ट बना। तो कुछ उनका इंटरेस्ट होता है, कुछ कंपनी का इंटरेस्ट होता है, उसके अलावा उनको एक डेडिकेटली अकाउंट हैंडलिंग करने के लिए दिया जाता है, और एक पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है। तो ये आपका प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर है सर, 6 मंथ का ये प्रोसीजर है। उसके बाद फिर आप उस डिपार्टमेंट में सफल हो जाते हो, अगले 3 सालों के लिए आपको वो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। अगले 3 साल में उस डिपार्टमेंट में आप कितने डेवलपमेंट कर रहे हो, और क्या आप नए डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, या कैपेबल हो, या एलिजिबल हो, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है। गॉट इट। क्योंकि सर ये करना बहुत जरूरी है। आपके इस सफर में आपको रिकग्निशन और पुरस्कार भी मिले हैं, सर उनके बारे में बहुत। थोड़ा बताएं। अब जैसे कि हम अगर बात करें कि 3 साल जब हमारी कंपनी को हुए थे, हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में इंटरनेशनली वो फ्रेमवर्क करते हैं, वहां पर अप्लाई किया था। वो वो लोग 3 साल के अंदर, 3 साल में आपका एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर आपके पास 3 साल कंप्लीट नहीं है। फुल 3 इयर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि फॉरेन में कैलेंडर ईयर चलता है सर, जनवरी से दिसंबर। लेकिन हमने प्री अप्लाई किया, तो जब उन्होंने उनका भी एक उन्होंने रिजेक्ट कर दी हमारी फाइल कि हम आपको एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर आपको अभी आपके पास और 1 ईयर है उसके बाद आप एलिजिबल कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर उनको ये बात की कि आप एलिजिबिलिटी जो चेक कर रहे हैं वो खाली ईयर्स के बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि टैलेंट के बेस पे चेक कर रहे हैं। मैंने उनको ये बात बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट डू यू मीन ऑन दिस। मैंने बोला आई एक्सेप्ट योर पॉलिसी, आई रिस्पेक्ट योर पॉलिसीज प्रोसीजर्स, बट आई रिक्वेस्ट आल्सो टू चेक आवर कंपनी स्ट्रेंथ, वैल्यूएशंस एंड प्रोस्पेक्टिव, और आई विल टेक पर्सनली। मैं खुद आपको बताऊंगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। हर व्यक्ति को, हर अच्छे व्यक्ति की जरूरत है सर, ये लाइफ का एक सीधा संबंध है, पूरी दुनिया में ये बात फैली है। तो उन्होंने चीजें चेक करी, तो उन्होंने पाया सर कि जो 7 साल की एप्लीकेशन है ना सर, वहां तक हमारा रीच है सर। उन्होंने खुद जब वैल्यूएशन किया तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने इस चीज के लिए हमको एक्स्ट्रा चार्ज भी किया, लेकिन हमने उसको पे किया। लेकिन जब बाद में सर हमारा खुद का वैल्यूएशन आया, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था सर कि होगा चाहे नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन हम किस लेवल पे हैं ये तो पता चलेगा। हम्म। तो सर हमारा जब वैल्यूएशन पता चला तो उन्होंने खुद बताया कि आपका अभी 3 इयर्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, जो हिसाब से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, वो 7 इयर्स जिस कंपनी को होते हैं ना, वह उस लेवल पे आप पहुंच गए हो। तो सर ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी उस समय। और उन्होंने हमको स्पेशल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट देकर एनरोल किया, और आज हम 9 साल से उनके साथ हैं, और हमको हमको अभी तक 3 बार सर वो अवार्ड दे चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपका भविष्य का क्या लक्ष्य है? मतलब आपने तो एक चीज बताई कि 50 करोड़ टच करना है, उसके जी अलावा आपने वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में भी बताया, कि वुमेन एम्प्लॉयज के बारे में बताया कि आप कैसे उनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम से। जी। उसके अलावा कंपनी का क्या टारगेट्स है, क्या? टारगेट सर मैं आपको बताऊंगा कि अभी सबसे पहले सर कंपनी का टारगेट है, जैसे कि अभी आपने जो एक बात बताई ना सर 50 करोड़, तो 50 करोड़ तो सर हम ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए हैं, तो वो हमारा टारगेट नहीं है। टर्नओवर कभी भी हमारा टारगेट नहीं है सर, पहले दिन से कभी भी टर्नओवर हमारा कंपनी का टारगेट नहीं रहा है। टारगेट सर अभी कंपनी का जो है वो है 100 वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को बनाना। उनको हम सेल्स एम्प्लॉय या मेंबर नहीं बनाने की सोच रहे हैं, उनको सर हम उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की सोच रहे हैं। वो खुद में सोचे हैं कि हमने घर में रहते हुए कुछ कर दिया, हम कुछ बन गए। उनको हम इसलिए एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, मैं उनको कभी भी स्टाफ मेंबर नहीं बोलूंगा। ये पॉलिसी है सर, पहली पॉलिसी में लिखा है। उनको वुमेन्स एंटरप्रेन्योर बनाएंगे,
क्योंकि वो घर के भी एंटरप्रेन्योर होते हैं सर, घर के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो वो जब इतना अच्छा घर में कर सकते हैं, तो उससे अच्छा वो बाहर भी एज ए प्रोफेशनल लाइन में कर सकते हैं। चूंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो बस वही प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, और उनको हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना सर, वो डबल हो जाए। तो एक तो वो है, एक तो कंपनी का वो ग्रोथ है। दूसरा सर, दूसरा चीज ये है कि एक्सपोर्ट में हमको काम करना है। चाइना आज एक्सपोर्ट में बहुत आगे है। और मैं अगर बात करूं इंडिया की, पिछले 4 से 5 लोगों ने, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो भी नए इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत अच्छे इनिशिएटिव सर लिए हैं, लेकिन वो इतने काफी है, उस पर हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हम पीछे बहुत है। चाइना की अगर बात करेंगे कि जो इनिशिएटिव सर आज गवर्नमेंट हमारी ले रही है, वो इनिशिएटिव हमने अगर आज 20 साल पहले लिए होते सर, तो एक बात अलग होती। नेवर टू बी लेट, वो बात सही है, लेकिन क्या उतना ही काफी है, ये एक जरूरी चीज है। तो सर चाइना में क्या चीज है कि चाइना में सर, आज चाइना एक्सपोर्ट कंट्री के नाम से क्यों जाना जाता है कि गवर्नमेंट ने लोगों को इतने अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, इतने ऑफर दिए हैं, इतने बेनिफिट दिए हैं, और टारगेट दिया है कि आपको एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी रेट में बेचो, आप 2 रुपए का माल 1 रुपए 50 पैसे में बेच दो। ये सर गवर्नमेंट की, चाइना की पॉलिसी थी 15-20 साल पहले, कि आप 2 रुपए का माल 1 रुपए 80 पैसे में दे दो, कंपनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि आपको लॉस नहीं होने देगी। ये सर इन्होंने इनिशिएटिव लिए थे। तो मेहनत कर करके सर आज वो क्या एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और चाइना में सिर्फ सस्ती चीजें मिलती हैं या डेवलपमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उन लोगों का स्केल ऑफ वर्किंग बहुत अलग है। आपको 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की चीज वहां उसी डिजाइन में, उसी फ्रेमवर्क में मिल सकती है। वो डिपेंड करता है सर, आपकी परचेजिंग कैसी है, आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्वालिटी पे जाना चाहते हैं, क्वांटिटी पे जाना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सर उनके पास में हर चीज है। आज वो उस लेवल पे है कि उनके पास हर चीज है। 5,000 रुपए का भी मोबाइल से वो निकाल देते हैं, उसमें फीचर होते हैं 50,000 वाले। तो उनके अंदर इतना इनिशिएटिव्स कहाँ से आया, कहाँ से आया, उनको किसने मोटिवेट किया, उनको मोटिवेट के अलावा उन्होंने किसको सपोर्ट किसने किया। तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव किसी का भी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, नहीं है, और आपको बोल दिया गया है कि आपको बस करना है, आप कुछ नहीं देखना है सर, वो व्यक्ति कर जाएगा। लेकिन उसको ये भी करना है, वो भी करना है, ये डिपार्टमेंट में भी, वो डिपार्टमेंट में भी, फाइनेंस में भी, पॉलिटिकल में भी, इसमें भी सब देखना है। तो वो एक एक जगह अपना फोकस नहीं कर पाता है। कंपनीज में भी ऐसा होता है। तो स्टार्टअप में अगर गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं कि जो अगर ऐसा करें, तो सर अगर हम वो वहां पहुंचे तो हमको वहां पहुंचना है। और वहां पर एक्सपोर्ट का अभी भी अभाव है। जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, इसराइल। सर इसराइल सबसे अच्छा आज कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। और इसराइल लोग तो ये बोलते हैं कि इंडिया में जो लैंड है, इंडिया में जो फार्मिंग है, वो अगर उनके पास हो तो पता नहीं वो क्या कर दें। तो सर हमारे पास ऐसा क्या नहीं है कि वहां से बैठ के वो लोग ये सोचते हैं और हम नहीं सोच पाते हैं वो चीज। तो सर वहां पर हमको काम करना है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सर हमको इतना हम अच्छा काम कर सकते हैं कि वहां पर लोगों के पास, आज फार्मर लोग हैं, उनके पास एक्सपोर्ट का अभाव है, अगर वो चाहें तो इतना अच्छा काम सर किया जा सकता है कि एक्सपोर्ट इंडिया का जो है कि वो बहुत फूड और एग्रीकल्चर के उसमें बहुत डेवलप हो जाएगा। तो उनको जो एक्सपोर्ट में डेफिशिएंसीज है, जो अभाव है, जो नॉलेज नहीं है, वहां पर भी सर हम एक नया प्रोडक्ट ऑलरेडी लेके आए हैं। उसका हमारा नाम है कंपनी का JSR एक्जिम सपोर्ट। ये हमारा एक ओके। प्रोडक्ट हमने, ये प्रोडक्ट हमने सर डिजाइन किया है। ये प्रोडक्ट हमने डिजाइन इसलिए किया है कि आज आपने मन में सोच लिया कि भाई आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, आपने मन में सोच लिया, आपको पता चल गया कि आपको एक्सपोर्ट करना है। अब डेली आप उसमें कुछ ना कुछ करेंगे तो आपको डेली डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको क्या लाइसेंस चाहिए वो पता चलेगा, आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या शिपिंग है, क्या कॉस्ट है, कैसे आपको करना है, और गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, पॉलिसीज है, वो फॉलो करना है। तो ये लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसके लिए सर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है JSR एक्जिम सपोर्ट। इसमें क्या कर रहे हैं,
ये काम ठीक वैसे ही करता है कि आपने एक कंपनी की मेंबरशिप ले ली हमारी, आपने कंपनी की मेंबरशिप ले ली, उसका एक प्रीमियम है वो आपने पे कर दिया, 365 डे तक वो वैलिड है, उसमें गवर्नमेंट हॉलीडेज नहीं आएंगे, संडेज नहीं आएंगे, जो भी वर्किंग आवर्स है वही आएंगे। वो आपने एक प्रोडक्ट जो है सर्विस है कंपनी की ले ली है। अब उसमें क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका डेडिकेट नंबर दे दी जाएंगे, दो तीन, आप उस पर फोन करो, बिंदास पूछिए आप कि भाई मेरे को ये करना है कैसे होगा, आपको जवाब मिल गया। अब आपको फोन पे ही जवाब मिल गया। अगर आपके पास ये प्रीमियम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, उनकी कंसल्टेशन फीस देनी पड़ेगी, तो आप काम कब करेंगे फिर। तो इसको डिजाइन रख के सर हमने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है कि आप ये सर्विस ले लो, एक प्रोटोकॉल ले लो, फिर आपको जो करना है आपके आप उसमें करो, आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, हम उसका हर चीज का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया है आपने। जी सर, ये इनिशिएटिव लिया है और हम बताएंगे कि अभी हमने इसमें सिर्फ हम उन्हीं लोगों को ऑफर कर रहे हैं जो नए हैं, जिनको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि पता नहीं है कैसे करना है क्या नहीं करना है, उन लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। और आज हमारे पास सर बहुत अच्छे कुछ नए कस्टमर लास्ट ईयर से जुड़ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा टारगेट क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति ये प्रोडक्ट सर्विस ले ले, उसका पहला एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाना है, वो हमारी सक्सेस है सर। राइट, ये तो बड़ा यस। इंटरेस्टिंग है। तो यस। अब जब आप सक्सेस की बात कर रहे हैं तो मुझे ये भी बताइए कि इन 10 सालों में आपने क्या सीखा कि सक्सेस का मंत्रा क्या है आपके अनुसार। सर सक्सेस का मंत्रा तो मैं आपको, मेरे अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें बहुत लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, मत हो सकता है। राइट। राइट। लेकिन सक्सेस का मंत्रा ये है कि सबसे पहले तो आप आपका एक ड्रीम डिजाइन कीजिए कि आपने क्या ड्रीम है। आप खुद का एक वैल्यूएशन कीजिए कि आप क्या हो, सेल्फ एनालाइज कीजिए अपने आप में कि आप क्या हो, किस लिए बने हो, क्या करना चाहते हो, और उस पर सर काम जरूर कीजिए। चाहे भले ही उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सफर करना पड़ जाए, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ जाए, लेकिन वो आप कीजिए। क्योंकि आपने नहीं किया तो सबसे पहले तो पूरे जीवन आपको एक चीज रहेगी कि मैंने यार वो नहीं किया। तो मैंने जो वो नहीं किया वो वर्ड आपकी लाइफ में कभी नहीं आए। तो सबसे पहले तो आप वो चीज कीजिए। और उसके बाद में सर सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप खुद कॉन्फिडेंस में आएंगे, और जब 10 लोग आपको बोलेंगे और 10 लोग साथ में आपके साथ कहेंगे कि हम आज सक्सेस है इस कंपनी के साथ में, तो ही आपकी सक्सेस है। आपकी सक्सेस अकेले नहीं होनी चाहिए सर, आपकी सक्सेस लोगों के साथ में होनी चाहिए। और एक छोटी सी एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट इज सक्सेस। तो सर, व्हेन योर सिग्नेचर बिकम ऑटोग्राफ, इट मीन्स यू आर सक्सेस। ये तो अच्छा बात बोला आपने। लेकिन उसका मतलब सर यहाँ पर लोग कई बार निकाल देते हैं कि ऑटोग्राफ तो क्रिकेटर्स का ही होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का होता है, या फिर अ, आपके जो और भी लीडर्स हैं उनका होता है ना, फैंस का होता है, एक्टर का होता है, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो क्या वही ऑटोग्राफ है? नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। सर उनका एक अलग लेवल है, उनका एक अलग सक्सेस है। लेकिन व्हेन योर सिग्नेचर बिकम ऑटोग्राफ, इट मींस आपका सिग्नेचर जो 10 साल पहले कुछ नहीं था, आज तो कुछ बन गया, आज तो उसकी कुछ सक्सेस हो गई। कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री में, किसी ना किसी क्षेत्र में आपका वो ऑटोग्राफ, आपका जो सिग्नेचर है वो वैल्यूड हो गया है। तो वो सक्सेस है सर आपकी। ये आपके अनुसार सक्सेस का मतलब यस, है। ये डेफिनेटली सर सक्सेस का मतलब यही है कि व्हेन योर सिग्नेचर इज बिकम ऑटोग्राफ, इट मींस यू आर सक्सेस। राइट। इस नोट पे सर आपसे ये कहूंगा कि आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू दोस्तों, सर, ये थैंक जीएसआर शिपिंग के आशीष गुप्ता जी थे, जो यू। अपने शुरुआत, संघर्ष, उपलब्धियों और अपनी आइडियाज के बारे में हमें बता रहे थे। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर वो खड़ा करना चाह रहे हैं, उनके बारे में हमें बता रहे थे। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सर। एसएमपी कनेक्ट द राइज सीरीज को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास बिजनेस लीडर्स के लिए कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके बिजनेस के बारे में आप अपने पूछना चाहते हैं, तो हमें info@smpconnect.in पर ईमेल करें। हम अपने एक्सपर्ट से इनके उत्तर जरूर दिलवाएंगे।
हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और एसएमई इकोसिस्टम पर अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आज हमसे जुड़ने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी स्पॉटलाइट सीरीज में अगले एपिसोड में हम उद्योग जगत के एक और दिग्गज से बात करेंगे।